मेरा नाम अमर है। आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरा पूरी तरह जीवन ही बदल दिया। मैं चाह कर भी आज तक इससे नहीं निकल सका। जब वह लड़की मेरे जीवन में आई थी, मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जबकि ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, मगर यह काम करना मेरी मजबूरी थी। मैं एक बड़ी पोस्ट पर था और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता और 1 लाख रुपए माह कमाता था, मगर इस कमाई को छुपाने की खातिर मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जो कि मेरी बेहद मजबूरी थी। मेरे इस काम का सबको पता था, मगर मेरी असल नौकरी क्या है मेरे माता पिता तक नहीं जानते थे। सब एक लड़के से बचने की खातिर कर रहा था, मगर मुझे क्या पता था एक लड़की से जान छुड़वा लूँगा तो दूसरी लड़की के पीछे ऐसे पागल हो जाऊँगा कि अपने जज्बात भी खो बैठूँगा। मेरा रिश्ता एक गांव से था। वहाँ सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबको एक दूसरे के घर आने से जुड़ी पूरी जानकारी होती। बचपन से ही मैं बहुत तेज दिमाग का था, हर क्लास में टॉप करता। ऊपर से माता पिता की इकलौती संतान, और इकलौती संतान कितनी प्यारी होती है यह तो सबको पता ही है। मेरे बाद माँ कुछ बीमारी की वजह से मेरी माँ को दोबारा संतान नहीं हुई, इसलिए माता पिता की हर उम्मीद मुझसे ही जुड़ी थी। उन्हें मुझसे ही अपने सब ख्वाब पूरे करने थे। मैंने भी उन्हें तंग नहीं किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। माँ ने बचपन में ही घूंटी में यह घोल कर पिला दिया था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तेरे पिता बड़े गरीब हैं, उनका गरीब पैदा होना उनका कसूर नहीं था, मगर उनका गरीब मरना यह उनका कसूर है। लेकिन अब गरीब पैदा होने के बाद तू भी गरीब मरा तो तेरे पिता और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए बेटा कड़ी मेहनत करना, जहाँ तक मुमकिन होगा हम लोग तेरा साथ देंगे, बस तू हमें उदास मत करना। मेरी माँ जी की बातें अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा ली और यह सुना। माँ जी ने मुझसे एक बार नहीं कई बल्कि वह रोज़ सुबह उठकर मुझे यह याद दिलाती और मैं उस पर सिर हिलाता। दिन गुजरते रहे और मैं इसी सबक के साथ बड़ा होता जा रहा। मेरा स्कूल गवर्नमेंट था, मगर जिससे पढ़ना होता वह घर बैठ कर भी पढ़ लेता है। इस बात के मुताबिक मैंने इस स्कूल में दिल लगा कर पढ़ाई की, जहाँ दूसरे बच्चे आवारागर्दी करते थे या मास्टर जी की मार खाकर भी नहीं पढ़ते थे, वहाँ मैं खेल के समय भी पढ़ाई करता। हमारे मास्टर जी बड़े सख्त आदमी थे, वह हर बच्चे को खींच कर रखते थे। वह नरमी तो मेरे साथ भी नहीं करते थे, मगर मेरा यह सुख देखकर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा। बाकी बच्चों की वजह से मुझे क्लास में बहुत सुस्ती से काम करना पड़ता है। मैं वह सब कुछ नहीं पढ़ा सकता जो ज़रूरी है, और बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें वह सब कुछ ट्यूशन में पढ़ा दिया करूँ जो ज़रूरी भी है और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। बताओ क्या कहते हो तुम। मास्टर जी की शक्ति का सबको पता था, मगर उनकी इस बात से मैं हैरान हो गया कि मुझे अच्छा भी लगा कि मास्टर जी से ट्यूशन पढ़ लूँगा और वह खुद मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर अचानक यह बात दिल में आकर परेशान हो गया। इससे पहले मैं मास्टर जी को मना करता, वह मेरा चेहरा देखकर खुद ही बोले कि बच्चे फीस की परेशानी ना लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, बल्कि तुम्हें अपनी खुशी से पढ़ा रहा हूँ। और बल्कि कहा जाए तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद पहले बच्चे हो जिसने मुझे अपनी पढ़ाई से खुश किया है। यह सुनकर मैं खुशी से खिल उठा और उनका धन्यवाद किया और सीधा घर की तरफ भागा, क्योंकि वह सब मुझे माँ जी को बताना था। उनकी प्रार्थना ही थी जो भगवान ने इतनी इज्जत दी कि मास्टर जी मुझे खुद पढ़ाने को तैयार थे। मम्मी जी को जाकर बताया तो वह बहुत खुश हुई और पिताजी भी मास्टर जी के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय मैं 5वीं कक्षा में था। जब अगले दिन स्कूल के बाद मास्टर जी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा, तो अम्मा जी ने मुझे देसी घी के एक डब्बे में बंद करके दिया, जो वह 2 माह से मलाई जोड़कर बना रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, अम्मा जी यह तुम अपने लिए बना रही थी ना? जोड़ों का दर्द यह खाने से ठीक हो जाता है, फिर मास्टर जी को क्यों दे रही हो? जिस पर अम्मा जी मुस्कुरा कर बोली, अरे दीवाने, मेरा दर्द तो ठीक है। वह तो तेरे मास्टर कितने दिल से तुझे पढ़ा रहा है, और वह भी फ्री में।
तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उसे खुश करने का। बस तू यह ले जा और उसे दे देना। ना चाहते हुए भी मैंने माजी से वह डब्बा थाम लिया। जब मास्टर जी के घर पहुंचा तो वह अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखकर खुश हुए और बोले, चलो जल्दी से अंग्रेजी की किताब लाओ, मैं तुम्हें आज टेंस कराता हूँ। उन दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। मैं स्कूल के बच्चों से बहुत आगे था, मगर पर्चे वही देता जो बाकी बच्चे देते, मगर मेरी पढ़ाई उनसे कहीं आगे की थी। 6 माह के अंदर मेरे सारे टेंस भी क्लियर थे और मैं याद भी अच्छे से कर लेता। इस तरह 8वीं कक्षा तक मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा, मगर शुक्रिया है मास्टर जी का, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, कदम कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे मुफ्त पढ़ाया। मैं एक बच्चा था जो उनके घर ट्यूशन पढ़ता था। पैसे लेकर भी किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। मुझे इस बात पर गर्व था कि मैं इकलौता बच्चा हूँ जिसे मास्टर जी ने ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कक्षा 8वीं तक मैं बहुत अच्छा हो चुका था। पढ़ाई में मुझे कक्षा 10वीं की परीक्षा भी देनी पड़े तो मैं अच्छे नंबरों से पास कर जाता। हमारे गांव में कक्षा 8 तक ही स्कूल थी। बहुत से लड़के तो 8वीं तक ही पढ़कर बस आगे कर जाते। मेरे अलावा 2 और लड़के थे जिन्होंने आगे पढ़ने का सोचा। मास्टर जी ने शहर में बात करके दाखिला करा दिया। मैं रोज़ सवेरे 6 बजे बस की छत पर बैठ जाता और शहर पहुंच जाता। इस तरह वापस आते हुए भी मुझे 5 बज जाते, लेकिन पढ़ाई का जुनून मुझे रुकने नहीं देता। यह सब सफ़र और थकावट मुझे रोकते नहीं थे, बल्कि मैं दुखते जिस्म के साथ अगली रोज़ नई उम्मीद के साथ उठता कि आज के दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। 10वीं में किसी मास्टर ने भी की तरह दिलचस्पी तो नहीं ली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं मास्टरों के पास पढ़ता तो नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए उनके पास ज़रूर जाता। मैं उनका एहसान उम्र भर नहीं चुका सकता, क्योंकि वह अकेला इंसान था जिसने अपने अंदर का ज्ञान बूंद बूंद करके मेरे अंदर बिना किसी लालच के भर दिया था। मेरी फिक्र और माता पिता के प्रार्थना का यह फल मिलाकर मैंने 10वीं के पेपर में टॉप कर लिया। मेरी इस कामयाबी पर हर कोई हैरान था। गांव वाले तो मुंह में उंगलियां दबाकर पूछते थे, अशोक कुमार का बेटा है जिसने बोर्ड में टॉप किया। सब मेरे माता पिता की किस्मत को बोलते और अपने बच्चों को मुझ जैसा बनाने की नसीहत कर देते, जिस पर ज़्यादातर बच्चों को मुझसे नफरत हो गई। गांव की लड़कियां जिन्हें मेरी तरक्की के बारे में पता चला, वह भी मेरे सपने देखने लगी, मगर उस समय इन सब बातों से मैं अनजान था। मुझ में कुछ करने का जुनून था। मुझे सिर्फ बड़ा आदमी बनना था, जिसे देखकर मेरे माता पिता मुझ पर फख्र करें। उसके बाद मैं गांव में सबकी नज़रों में आ गया। मेरे माता पिता को भी बहुत इज्जत मिलने लगी। वह लोग जो मेरे माता पिता से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, अब वह खुद कार्ड भेज कर उन्हें अपने साथ में शादियों में बुलाया करते। जब कभी ऐसा होता तो पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते और मुझे झूम कर कहते, बेटा यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मुझको इतनी इज्जत दिलाई है, जिसके लिए मैं उम्र भर तरसता रहा। अब गांव की औरतें भी बिना किसी काम के ही माँ के पास आकर बैठ जाती और बातों बातों में अपनी बेटियों के बारे में बताने लगती। मेरी बेटी फलाने में माहिर है, मेरी बेटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, जिससे साफ जाहिर होता कि अगर कभी मेरी शादी के बारे में सोचा जाए तो उनकी बेटी को भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन मेरे माता पिता को अभी मेरी शादी नहीं करनी थी। मुझे भी अभी अपने करियर पर ध्यान देना था और कुछ बनना था। स्कूल में टॉप करने के बाद मुझे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया। अब मैं वही कोचिंग में रहने लगा, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत कठिन थी और रोज़ रोज़ मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता था। उसी कॉलेज वालों का था जो मुझे वहाँ आराम से एक कमरा मिल गया। अब आराम से हर सप्ताह अपने घर का चक्कर लगा लिया करता। कॉलेज में तो लड़के बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे तो पढ़ना था, नाम कमाना था, और जो इज्जत मैं अपने माता पिता की बना चुका था उसे मैं नहीं चाहता था। मुझे और ज़्यादा उनकी इज्जत बढ़ाने की दिन रात का फ़र्क किए बिना मैंने वहाँ भी खूब मेहनत से पढ़ाई की, जिसका नतीजा यह निकला, मैंने वहाँ भी टॉप किया। हम तो गांव में भी हल्ला मच गया था, हर जगह मेरी ही बात होती और गांव वाले अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते और गांव के लोग मेरे पिता को साहब कहकर बुलाते। सब समझ चुके थे कि अमर बहुत आगे जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काश मैं समझ पाता कि इतनी इज्जत भी अच्छी नहीं होती।
जब आदमी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है तो उतने ही दुश्मन भी बन जाते हैं जिसका सामना वह अकेले नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो पूरा गांव हमारे घर में जमा था और मिठाइयों के साथ मुझे मुबारकबाद भी दे रहे थे। और बहुत सी औरतें तो अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर आई और माँ से मिलवाने लगी और बताने लगी कि मेरी बेटी तो अच्छी है, हर काम कर लेती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, मर्दों की बहुत इज्जत करती है। पहले मेरे लिए एक दो रिश्ते आए थे, लेकिन अब तो आधा गांव मुझे अपना दामाद बनाना चाहता था। माता पिताजी तो घबरा ही गए थे और मेरी तो हालत खराब हो रही थी यह सब देखकर। लेकिन जो भी हो, एक दिन तो मुझे शादी करनी ही थी, तो मैंने सोचा रिश्ता देख ही लेती हूँ, फिर बाकी सब खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन परेशानी है कि रिश्ता करे तो किसके साथ, क्योंकि एक के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। और किसी की लड़की में भी कोई ऐब नहीं था। गांव की सभी लड़की सुंदर और सुशील थी, लेकिन सब में एक बात बराबर थी, कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ ने मुझसे पूछा तो मैं खामोश रहा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। पिताजी ने फैसला कर लिया कि अभी कोई रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि वह किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते। अभी अभी तो लोगों ने पिताजी की इज्जत करनी शुरू की थी, अब वह कैसे अपनी इज्जत को हाथ से जाने देते। लेकिन मेरा बुरा समय शुरू हो चुका था जब मेरे घर चौधरी की पत्नी ने कदम रखा। उसने 500 का नोट और मिठाई की टोकरी माँ के हाथ में दी और मुबारकबाद भी दी। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई कि अब तो चौधरी के घर से भी हमारे घर मुबारकबाद आने लगी। मगर यह उनकी भूल थी कि वह औरत बगैर किसी मकसद से हमारे घर आई है। दूसरे दिन ही चौधरी ने पिताजी को अपने घर बुलाया। पिताजी बहुत तैयार होकर चौधरी के घर गए, वरना चौधरी तो क्या, कोई भी लीडर हो, पिताजी ना अपने कपड़ों का ख्याल रखते, ना देखते कि मैं नहाया धोया हूँ या नहीं, बस अपनी टूटी चप्पल पैर में पहनते और चले जाते। लेकिन आज मैं घर पर ही था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अभी टाइम था। पिताजी नहाए धोए, दिवाली का नया जोड़ा पहना और बालों में कंघी की और चौधरी के घर चले गए। वह तो मुझे भी साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं लोगों से मुबारकबाद ले लेकर थक चुका था। अब मुझ में और हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थका भी था। कल का सारा दिन मेहमानों में निकल गया था, मैं आराम नहीं कर पाया था। पिताजी को आने में बहुत समय लग गया था। माँ भी परेशान हो गई, लेकिन मैं परेशान नहीं था। जानता था चौधरी भी वही बातें कर रहा होगा जो पूरा गांव कर रहा है कि अमर हमारे गांव का फक्र है, उसे बड़ा आदमी बनाना था कि वह तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव के काम आए, सबका नाम रोशन करे। लेकिन जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने मेरी सोच से अलग ही सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि चौधरी साहब तुम्हारा रिश्ता मांग रहा था। चौधरी के खानदान में उनकी बेटी के लायक कोई भी नहीं है, सब अनपढ़ हैं और उनकी बेटी की ओर से बड़े भी हैं। वह अपनी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे समझदार लड़की से करना चाहते हैं, जो उसकी उम्र का हो, वह उसके साथ खुश रहे, इसके बदले वह ज़मीन भी देगा। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। सब लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हैं? ऐसा भी क्या है मुझ में? बस अच्छे नंबर से पास तो हुआ। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, वह मुझे फकर से देखने लगे। उन्होंने मुझे अपनी सीमा से लगा लिया और कहने लगे, तुम्हारी वजह से हमें रिजवान मिला है। जब मैं अपनी ही सोच में गुम, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था। पिताजी तो मेरा रिश्ता भी तय कराए और मेरी मम्मी अगले सप्ताह। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। पिताजी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और बोले कि बेटा मेरा मान रख लो और इसी से शादी कर लो, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे बागी कर दिया। मेरी मम्मी उसके बाद चौधरी पिताजी को एक साइड पर ले गई और पता नहीं उनसे क्या कहा। पिताजी मेरे पास आए और मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, बेटा चौकी की एक ही बेटी है, अगर कल को चौधरी को कुछ हो गया तो कौन होगा उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला? तू इसी समय चौधरी की बेटी से शादी कर ले। मैं पिताजी को देखता रह गया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे उससे शादी करनी है या नहीं। मैंने पिताजी को मना करना चाहा, लेकिन पिताजी चौधरी को जुबान दे चुके थे और 1 घंटे में हमारी शादी हो गई।
लड़की कैसी थी, कितनी पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं उस लड़की का पति बन गया। मुझे उस लड़की से नफरत हो रही थी, बहुत ज़्यादा नफरत। उसके पिता ने मेरे पिता को इतना मजबूर कर दिया था कि पिताजी ने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मुझे इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदार बना दिया। लेकिन शुक्र था अभी वह लड़की अपने बाप के घर में ही थी और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शहर चला गया, वहाँ जाकर पढ़ाई की और पेपर दिए, जिससे मैं फर्स्ट आया। लेकिन मैं जान गया था कि अपनी कामयाबी लोगों को बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम अपनी कामयाबी लोगों को बताएंगे, लोग उतना ही हमसे उसका फ़ायदा लेंगे। बेहतर लोगों से जब छुपा कर जाएं। मैंने माता पिताजी को भी कुछ नहीं बताया। जब मैंने नौकरी के बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी कोई नौकरी नहीं मिली है, वरना फिर से लोग घर में बाजों के साथ जमा हो जाते और वही मिठाइयाँ, मुबारकबाद वगैरह वगैरह, और फिर सब की सिफारिश से रुके हुए काम जो पिताजी की इज्जत की खातिर मुझे करने पड़ते। अभी ट्रेनिंग में समय था, इसलिए मैं घर आ गया। लेकिन यहाँ आकर अजीब जान को बवाल लग गया था। पिताजी चाहते थे मैं नौकरी ढूंढ कर पूजा को जल्दी से घर ले आऊँ। वह लड़की जिसे मैं जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। ट्रेनिंग के समय तक तो मैंने माता पिता को संभाल लिया, यह कहकर के अभी नौकरी नहीं मिली है। लेकिन माता पिताजी भी अपनी जिद पर रहे। खैर मुझे कमिश्नर की पोस्ट मिल गई थी, लेकिन मैं अतीत का कुछ नहीं भूला था कि कैसे कैसे लोगों ने मेरे पिताजी को मजबूर करके अपने काम निकलवाए और बलि का बकरा मुझे बनना पड़ा। इसलिए मैंने सबसे अपनी नौकरी के बारे में छुपाए रखा। जब मैं घर जाता तो अपने माँ और पिताजी मुझे नौकरी का पूछते तो मैं मना कर देता। उस पर मेरी माँ कहती, तू परेशान मत हो बेटे, मुझे उम्मीद है तुझे कोई अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। फिर चौधरी भी शक करेगा कि मेरा दामन इतनी बड़ी जगह इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है। माँ से झूठ बोलकर मुझे बहुत अफसोस होता, लेकिन चौधरी नाम की तलवार जो मेरे सर पर लटकी थी, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। अगली बार जब मैं घर आया तो माँ पिताजी फिर नौकरी का पूछने लगे, तो मैंने कह दिया कि फूड डिलीवरी करता हूँ। पिताजी को समझ नहीं आया। मैंने आम शब्दों में उनको समझाया। वह बहुत मायूस हुए और कहने लगे, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो और फिर ऐसी नौकरी क्यों मिली? मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई और सोचने लगा, आपने भी तो मेरे बारे में नहीं सोचा था, मुझे आपके साथ ऐसा ही करना चाहिए। पिताजी ने कहा, अभी हम चौधरी को नहीं बताते हैं, तुम जल्दी से दूसरी नौकरी तलाश करो। मैंने मायूसी से कहा, पिताजी नौकरियों का तो लाला पड़ गया है, कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं है और अच्छी नौकरी मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा, तुम कोशिश करते रहो, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे अपनी फसल नौकरी छुपाने के लिए फूड डिलीवरी की नौकरी भी करनी पड़ी। अब मैं रात को डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनता और मुँह पर रुमाल बांध कर निकल जाता। अब मैं घर पर फूड डिलीवरी की नौकरी के बारे में बताता तो कम से कम झूठ तो नहीं होता। पिताजी ने फिर मुझसे पूछा, मिली कोई अच्छी नौकरी? मैंने बड़ी मायूसी से कहा, नहीं पिताजी ने मुझे पास बिठाया और कहने लगे, चौधरी बहुत गुस्से में है और कहता है, हमने तेरे पढ़े लिखे बेटे को देखकर अपनी बेटी ब्याही थी ताकि वह उसके साथ खुश रहे, लेकिन ऐसी नौकरी के साथ कैसे खुश रह सकती है? वह तलाक देना चाहता है। तुम जल्दी से अच्छी नौकरी देख लो। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि चलो खुद ही जान छूटने वाली है। मैं शहर आया तो अपने इस एडवेंचर को जारी रखा और फूड डिलीवरी करता रहा। एक रोज़ एक लड़की ने पिक्चर मंगवाया। मैंने अपना वह पिज़्ज़ा दिया तो वह लड़की चादर में थी, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखता रह गया। मुझे आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई थी, बल्कि मैंने आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। अगर कहा जाए मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था तो गलत तो नहीं होगा। अब मैं रोज़ फूड डिलीवरी के बाद उस लड़की की गली का चक्कर लगाता। उसके घर में एक खिड़की थी, वह भी वहाँ से छुप कर मुझे देखती। इसी तरह रात 8 दिन गुजर गए। एक दिन वह लड़की ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बुला लिया और मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन अंदर जाते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा सामने बिस्तर पर चौधरी लेटा हुआ था और उसने ऊपर तक चादर ओढ़ी हुई थी और मैंने वैसे ही रुमाल बांध रखा था, जिसकी वजह से चौधरी ने मुझे पहचाना नहीं और देखते ही गुस्से से बोला, क्या तमाशा है ये?
तुम्हारे घर में कोई माँ बेटी नहीं है जो मेरी बेटी के पीछे गली के रोज चक्कर लगाते हो। मैं अपने गांव का चौधरी हूँ, तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। निकलो यहाँ से, आइंदा यहाँ दिखाई मत देना। मैं तो वहाँ से जैसे तैसे भाग गया और अगले दिन गांव गया। वहाँ जाकर पता चला चौधरी की बहन का घर शहर में है और चौधरी अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के लिए शहर गया था, लेकिन वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी टांगें काटनी पड़ी। मगर वह ठीक होते ही पूजा को तलाक दिलवा कर उसकी शादी कहीं और कर देगा। यह सब पिताजी से सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मोहब्बत भी हुई तो किससे, अपनी ही पत्नी से। पिताजी कह रहे थे, बेटा तूने बड़ा मायूस किया। चौधरी ने अपनी बेटी की शादी तुझसे इसलिए ही की थी कि उसकी बेटी भी पढ़ी लिखी थी। जितना तू पढ़ा लिखा है वह भी उतनी ही पढ़ी हुई है। चौधरी ने अपनी बेटी को शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है और इसलिए वह शहर में अपनी बुआ के घर रहती है। जब चौधरी को पता चला कि तूने पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन किया है तो उसने सोचा कि वह अपनी बेटी की शादी तुझसे करा देगा ताकि गांव के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक साथ रहें और गांव की तरक्की हो, क्योंकि अक्सर पढ़े लिख कर बच्चे अपने गांव को छोड़कर शहर में बस जाते हैं। इसके बाद मैंने पिताजी को बताया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मुझे कमिश्नर की जॉब मिल गई है और कल ही मुझे इस बारे में पता चला। अब मैं अपनी बेवकूफ़ी तो बता नहीं सकता था, इसलिए नौकरी के बारे में ही बता दिया और यह बात गांव में आग की तरह फैल गई और एक माह के अंदर मैं पूजा से शादी करके उसे अपने घर ले आया। पूजा सच में पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो बहुत पछताता, लेकिन मैंने आज तक उसे फूड डिलीवरी वाला किस्सा नहीं सुनाया और आज खुशी अपना जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।